से सबसे पहले खबर आपको बता दें, यहां पर आज शिक्षा विभाग के प्राइमरी शिक्षा के निदेशक अजय नौडियाल की एक महिला पत्रकार से झड़प हो गई। मामला शिक्षा विभाग के बाहर डीएलडी प्रशिक्षु के धरने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज सभी प्रदर्शनकारी शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। निदेशक अजय नौडियाल का कहना है कि उन्होंने 4-5 लोगों को अपने ऑफिस में आने की बात कही, लेकिन तभी एक साथ सभी लोग उनके केबिन में घुस आए और हंगामा करने लग गए। महिला पत्रकार जब रिकॉर्डिंग करने लग गई हैं तो अधिकारियों ने रिकॉर्ड करने से मना किया। बस इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और महिला पत्रकार और अजय नौडियाल आपस में उलझते नजर आए। इसका पूरा वीडियो भी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने बोला था बीटी आई मत करो, हाथ उठाओगे क्या? हाथ उठाओगे तुम? अरे डायरेक्टर हो बदतमीज हो। अरे तुम बीटी आई कर रहे हो ना? बताया जाता है। पूछिए नहीं है, खराब हो जाएगी। पूछिए नहीं है। अरे बीटी आई सही से जो देहरादून में गुरुवार को खाद्य भवन पर प्रदेश भर से आए राशन डीलर्स ने जमकर हंगामा किया है और दफ्तर में तालाबंदी कर दी है। साथ ही किसी भी कर्मचारी को अंदर घुसने तक नहीं दिया। राशन डीलर्स का कहना है कि अक्टूबर 2024 से डीलर्स को लाभांश नहीं दिया जाएगा। इस मामले में कई बार अधिकारियों और मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। डीलर्स की मांग है राज्य खाद्य योजना का लाभांश और राज्य खड़ी योजना के बराबर 180 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं राशन गोदाम में धर्म कांटे भी नहीं लगाए गए हैं। डीलर्स का आरोप है कि 50 किलो की जो बोरी उन्हें दी जाती है उसमें भी 4 से 4 किलो तक राशन कम रहता है। वहीं अधिकारियों ने जल्द लाभांश के भुगतान की बात कही। 13 महीने का 7 दिनों का भुगतान 13 महीने से लंबित है और 6 दिनों का भुगतान 10 महीने से लंबित है। हमारी मांग है कि गोदामों में धर्म कांटे लगाए जाएं। हमें बिना तोले राशन दिया जाता है, हर कट्टे में राशन कम होता है, तो उस पर भी विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को तो हमेशा आश्वासन दे देते हैं। आज राशन विक्रेता आए हुए हैं यहाँ पे और इनकी कुछ मांगे हैं और इस संबंध में कहना चाहूँगा कि विभाग की ओर से मई 2025 तक का लाभांश का बजट जारी कर दिया गया है। डीएसओ को वो पहुँच चुका है और अगले 2-3 दिन के अंदर में मई तक का इनके लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा। देहरादून में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर का कहर फिर से देखने को मिला है। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। थाना बसंत विहार के पलवल गांव और लक्ष्मीपुर के बीच में यह हादसा हुआ है। देहरादून में लगातार खनन की गाड़ियों की मनमानी की खबरें आ रही हैं और भीड़ भरी हुई सड़कों पर खनन की ये गाड़ियां हैं बेकाबू होकर दौड़ रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। और देहरादून में कोलू खेत के पास हादसा हो गया है। इसमें मसूरी की तरफ से जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र गहरी खाई में गिर गए हैं। हादसे में पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि 14 साल का फैजान बुरी तरीके से घायल है। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अभियान चलाकर घायल को खाई से निकाला। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के शव को पुलिस को सौंप दिया गया है। हल्द्वानी में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पूर्व सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीदों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सीएम ने यह भी कहा कि वीर सैनिकों की याद में देहरादून में सैन्य धाम बन रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया। सीएम धामी ने कहा राहुल गांधी बार बार सैनिकों का अपमान करते हैं और मनोबल गिराने का काम करते हैं। अपनी शौर्य गाथाओं से देश का गौरव बढ़ा रही है। सब कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो हमारे जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। कल ही
एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। हल्द्वानी में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके पिता का चित्र भेंट किया गया है और सीएम धामी ने कहा कि पिताजी की फोटो भेंट की गई तो हृदय भावनाओं से भर उठा। सीएम धामी ने कहा कि उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। गुल बनकर खिले जो चरणों में तेरे मातृभूमि तन मन को ऐसा पावन पिता की फोटो देखकर वो काफी ज्यादा भावुक हो गए। पिताजी की यादें हमेशा प्रेरणा देती हैं, उनकी तरफ से कहा गया। वीर सैनिकों को नमन करते भी सीएम नजर आए हैं। कि मजहबों से ऊपर रहे मातृभूमि सुमंगल। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लग गया है। 3 दिन तक चलने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में ये मसला छाया रहा और अब सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजधानी 6 महीने गैरसैंण और 6 महीने देहरादून से चले तो मामला सुलझ सकता है। देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो डायरेक्टरेट्स हैं इनको मैंने कहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ये जगह डायरेक्टरेट खोल दिए होते, कुछ सचिवालय के कुछ अंग वहाँ खोल दिए होते, आज समस्या ही नहीं होती। अब तक गैरसैंण में जाने कितने ही डायरेक्टरेट खुल गए होते। श्रीनगर जम्मू चल सकती है 6 महीना वहाँ, 6 महीना वहाँ। बम्बई नागपुर चल सकती है, तो आखिर उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती है? वहाँ धीरे धीरे इतना भव्य दिव्य विधान भवन बन गया है, तो आप 6 महीना वहाँ चलाइए। ये हैं अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देहरादून के बजाय हर जिले में एक निदेशालय हो। ठीक इसी तर्ज पर उन्होंने राजधानी के बंटवारे की बात भी कही। 6 महीने गैरसैंण से 6 महीने देहरादून से शासन चलाया जाए, लेकिन कोश्यारी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस विवाद की जड़ भगत सिंह कोश्यारी खुद ही हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार में राजधानी तय करने की जिम्मेदारी कोश्यारी की ही थी। वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। उसके मुताबिक पहली निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने जानबूझकर राज्य को असमंजस में छोड़ा। ये नासूर तो कोश्यारी जी का पैदा किया हुआ ही। नित्यानंद स्वामी जी और कोश्यारी जी को जिम्मेदारी दी थी केंद्र की सरकार ने कि आपको अंतरिम सरकार में पहले स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इनका मूल काम यही था कि राज्य की राजधानी तय करें, लेकिन 14 महीने इन दोनों ने मुख्यमंत्री के रूप में जो अत्याचार और अन्याय उत्तराखंड के लोगों के साथ इस मायने में किया कि राजधानी तय नहीं करी आपने। राजधानी तय न करने के कारण आज वो नासूर बना हुआ है। तिवारी जी पूरे 5 साल तक अपनी कुर्सी बचाते रह गए आंतरिक संघर्ष के कारण, इसलिए राजधानी का गठन उस समय नहीं हो पाया। इसलिए आज जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, असत्य हैं, और ये उत्तराखंड की जनता भली भांत जानती है कि किस तरह से इन्होंने पहली 5 वर्ष की सरकार चलाई। यानी 2027 से पहले एक बार फिर स्थायी राजधानी का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। सदन में संग्राम के बाद अब सड़कों पर सियासत होने लगी है। चुनाव आते आते ये मुद्दा कौन सा नया गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज का बिजली का बिल बकाया होने के चलते कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों की पढ़ाई समेत सारे काम ठप हो गए हैं।
2 दिन से पूरे परिसर में बिजली ना होने से गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि छात्रों को टॉर्च और मोबाइल की लाइटों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम का कनेक्शन काटा गया क्योंकि उसने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया था। मेडिकल कॉलेज के लिए नए बिजली के कनेक्शन के लिए जल्द आवेदन दिया जाएगा। रामनगर के छोई में पकड़े गए मांस ला रहे ड्राइवर से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और एसएचओ रामनगर को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने सोमवार को पेशी लगाई और पूछा है कि क्यों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 31 की पहचान की गई है। मुख्य आरोपी का गैर जमानती वारंट निकाला गया। केस दोबारा लगाए और एसएसपी को और जो एसएचओ हैं, एसएचओ रामनगर और एसएसपी नैनीताल को पर्सनली प्रेजेंट होना है। और स्टेट ने ये भी बताया कि 31 लोग को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पर जिसमें से सिर्फ 8 ही लोग अरेस्ट हो पाए हैं। अब इसका जवाब देने के लिए अगली डेट पर जो है एसएसपी और एसएचओ को पर्सनली आके जवाब देना होगा। उत्तरकाशी के तिलोत में गंगा नदी में मीट मांस फेंकने का आरोप बजरंग दल ने लगाया है। वहीं पर धार्मिक आस्था में खिलवाड़ होने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई। साथ ही नगर पालिका पर बूचड़ खाने को दोबारा एनओसी देने का भी आरोप लगाया। बजरंग दल गंगा नदी को दूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जो ये इन्होंने निकाले हैं भाई साहब ने नदी में, बोलिए। ये आप पंजे देख सकते हैं, ये अवैध जो बूचर खाने यहाँ पे खुले हुए हैं, इनके द्वारा गंगा नदी में फैल ये देने का काम किया। 4 आदमियों को, 4 जिहादियों को यहाँ पे एनओसी दी गई। पिछले साल हमने ये सारी दुकानें यहाँ पे सील कराई, लेकिन नगर पालिका ने एनओसी दे के कहा कि हम यहाँ पे क्या है 4 आदमियों को एनओसी दे के और उनकी दुकान का रखरखाव दिखाएंगे। यहाँ पे कोई शेल्टर हाउस नहीं है। फिर भी देखिए ये पूरे मुर्गे के ये सारे गंगा नदी में फेंके जा रहे हैं। कोटद्वार की नीलकंठ कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरअसल कॉलोनी में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अनाउंस किया गया था। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और इसी दौरान कहासुनी होने के बाद निगम की टीम के साथ स्थानीय महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी और निगम के सफाई कर्मियों ने खुद का बचाव करते हुए उनका विरोध किया। बताया गया कि इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। साथ ही नीलकंठ कॉलोनी निवासी एक महिला ने भी निगम कर्मचारियों पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। मैंने कहा हमारे उसमें जेसीबी मत चलाओ, इसे तोड़ो, तुम छेनी है तोड़ी, तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़वाएंगे, परंतु तीसरी बार जेसीबी नहीं चलेगा। फोड़ करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ना इनको नोटिस दिया गया, ना मेरे को जानकारी दी गई कि हाँ जेसीबी लाके रैम का तोड़ रहे हैं। और ये पहले इन्होंने 3 फीट का करवाया था और उसके बाद इन्होंने 3 फीट के बाद ही और तोड़ के रख दिया इन्होंने। उत्तरकाशी में तिलोत पुल से एक नेपाली ने नदी में छलांग लगा दी। वहीं पत्थरों के ऊपर गिरने से नेपाली युवक घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। नेपाली के नदी में कूदने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है नेपाली युवक पुल से झूल रहा है और उस दौरान वहां मौजूद लोग नेपाली को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन युवक नहीं माना और पुल से छलांग लगा दी। राज्य स्थापना के 25 साल होने पर रामनगर में वन विभाग ने जन वन महोत्सव आयोजित किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया है और वहीं सीएम धामी ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि एक संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। पूरी करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और 25 सालों में राज्य के अनेक अनुभव, अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं और 25 साल आने वाले राज्य के लिए स्वर्णिम हो। एक संकल्प लेकर सभी राज्यवासी एक मत से, एक भाव से, कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए
हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से 1 दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, जो उन्होंने कहा था 21वीं सदी का, उस दशक को बनाने का काम करेंगे। 2017 के कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में अब उत्तराखंड सूचना आयोग की भी एंट्री हो गई है। टाइगर सफारी केस के इस मामले में आयोग ने वन एवं पर्यावरण अनुभाग के लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने में जानबूझकर हीला हवाली करने का दोषी पाते हुए कड़ी चेतावनी दी है और 1 हफ्ते के भीतर अपीलकर्ता को सूचना देने के आदेश दिए। अपीलकर्ता कॉर्बेट के तत्कालीन डायरेक्टर राहुल हैं, जिन्हें 2022 और 2025 में चार्जशीट दी गई थी। राहुल ने आरटीआई के जरिए पूछा था कि 2022 की चार्जशीट पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन सूचना अधिकारी ने गलत आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की कोर्ट में लोक सूचना अधिकारी कोई ठोस कारण या लिखित आदेश नहीं दिखा सके। इस पर आयोग ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर संबंधित सूचना मुहैया कराई जाएं। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई जो चरस है उसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। उत्तरकाशी में जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। इसकी वजह से महिला की मौत हो गई। लोगों ने भालू को पकड़ने की मांग की। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत में धूराफाट क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने धरना भी दिया। उत्तरकाशी में टकनौर क्षेत्र में ग्रामीणों ने बीआरओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीण गंगोत्री हाईवे को जल्द ठीक करने की मांग कर रहे हैं। रानीखेत जिला बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई है। स्थानीय लोगों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पिथौरागढ़ के गुरना में आंगनवाड़ी केंद्र हटाने पर विरोध तेज होने लग गया है। महिलाओं ने डीएम से मिलकर आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं हटाने की मांग की। चमोली में प्रशासन अब बुजुर्ग महिला को घर जाकर सम्मानित कर रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर रजत जयंती पर बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। देहरादून में एफआईआर में 9 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी लोगों को आमंत्रित कर रही है और लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की जा रही है। रुड़की में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर कैनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। चमोली में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भराड़ी सैंड विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य अपनी यात्रा के 25 साल 9 नवंबर को पूरा करेगा, जिसको लेकर कई तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। खासतौर पर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे पर सबकी निगाहें हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, राज्य स्थापना के दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पर्यटन हमारा तेजी से बढ़ा है। धार्मिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ी है। हमारे धार्मिक स्थानों का, चाहे वो केदारखंड हो, मानसखंड हो, दोनों में तेजी से विकास हुआ है। रोपवे, चाहे गौरीकुंड केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, इन सभी पर काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं। हमें उनकी प्रतीक्षा है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम अगले 25 सालों की स्वर्णिम यात्रा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं को अब पार्टी में अपनी जगह तलाशनी पड़ रही है। कुछ खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं तो कुछ जनता से जुड़ने के लिए खुद ही पहल कर रहे हैं। देखिए देहरादून से भारती सकलानी की एक खास रिपोर्ट।
बीजेपी में साल भर कोई न कोई गतिविधि चलती रहती है। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि यहाँ कोई कार्यकर्ता खाली नहीं बैठता, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कुछ नेताओं को अब काम की तलाश करनी पड़ रही है। वो खुद मानते हैं कि जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। कुछ जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो कुछ खुद को पार्टी से पूरी तरह से नजरअंदाज बता रहे हैं। ये एक नागरिक के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज पर जन जागरण अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों का ये भ्रम दूर करें कि वोटर लिस्ट में नाम लिखाने से फायदा होगा। वोटर लिस्ट में नहीं बल्कि जनगणना के समय अपने गांव में फिजिकली रह करके जब हम जनगणना कराएंगे तभी पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या यथावत या रह सकती है। मैं फुलेस्ट अपना पार्टी के लिए देता हूं, पार्टी के कार्यक्रम के लिए, लेकिन अपनी सरकार होने से जो विकास के कुछ कार्य मैं चाहता था वहाँ करना, उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो देखा जाए तो बाय एंड लार्ज में कुछ कर नहीं पाया लोगों के लिए, कर नहीं पाया। मैं बस अपना एक तरह से अपने लेवल पे ही कुछ करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए याद दिलाया कि कैसे पहले कुर्सी न मिलने पर नेता नाराज हो जाते थे, अब वही नेता बीजेपी में काम की तलाश में हैं। पार्टी में गए जब वो लोग कांग्रेस पार्टी में थे, आपको मंच चाहिए होता था, आपको फ्रंट लाइन चाहिए होती थी, आपको नाम चाहिए होता था, हर चीज चाहिए होती थी, वो सम्मान पे आ जाता था। आज अपना अस्तित्व बचा के रखना है और दिखाना है भाजपा को कि हम आपके प्रति कितने वफादार और ईमानदार हैं। इसलिए अपनी तरफ से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ वितरित कर रहा है। बीजेपी में काम की कमी नहीं होती, यह बात सही है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं का अब तक पार्टी में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। ये स्थिति उन्हें भी खल रही है। आने वाले समय में इसका असर पार्टी के भीतर अलग अलग रूप में देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड में अपना म्यूजिकल लेबल शुरू कर दिया है और जुबिन का कहना है कि वो इसके जरिए पहले उत्तराखंड, उसके बाद पूरे हिमालयन रीजन को कवर कर लेंगे। जुबिन नौटियाल अपने इस म्यूजिक लेवल के साथ ही पहला गाना लॉन्च करने जा रहे हैं, इसे लेकर जुबिन काफी एक्साइटेड हैं। जितने भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट राइटर्स, बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट से बेस्ट डीओपीज के साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब जो उत्तराखंड के बेस्ट हैं उनको एक साथ ला करके चीज़ कुछ क्रिएट करी जा सके। पहले हम लोग कोशिश करेंगे उत्तराखंड की फ्लेवर पे वर्क करने की, फिर धीरे धीरे करके उसको एक पॉप फील में ले जा करके उसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसे जो देश में चल सके। जैसे पंजाबी म्यूजिक है, जब पंजाबी म्यूजिक भी शुरू हुआ था तो उसको भी बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते थे पंजाबी, लेकिन अब धीरे धीरे करके पंजाबी म्यूजिक ग्लोबल जा रही है। तो उसी इंटेंशन से हम लोग उत्तराखंड के म्यूजिक को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर में आयोजित जो हो रहा है बैकुंठ चतुर्थी मेले के दौरान डीएम स्वाति एस भदौरिया ने पहाड़ी परिधान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डीएम पहाड़ी परिधान में पहुंची थी और इस दौरान डीएम ने पहाड़ की संस्कृति के साथ जुड़े रहने का संदेश युवाओं को दिया है। मी उत्तराखंडी 6 कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में पारंपरिक आभूषण पहने नजर आए। क्योंकि जब तक कोई सम्मानित पद है, जब तक उनकी भावनाओं। नगर आयुक्त मैडम, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सोच कर भी नहीं आई थी और गढ़वाली उल्लास इस क्षेत्र से ये आ रहे, क्योंकि जब तक और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है, ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए।